हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर आज बताने वाले हैं जो आज का टेस्ट हुआ है, टेस्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दो प्रकार है, पहला है 3 नंबरी और दूसरा है 5 नंबरी। 3 नंबरी में 10 क्वेश्चन है, 5 नंबरी में 4 क्वेश्चन है। 3 नंबरी क्वेश्चन है उसका सलूशन पहले करेंगे, आप 5 नंबरी क्वेश्चन को बाद में करेंगे। शुरू करते हैं 3 नंबरी क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं 3 नंबरी क्वेश्चन की। और 3 नंबरी क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, लिखा हुआ था कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बनाना था, ये 3 नंबरी क्वेश्चन था जिसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल लिख देंगे। सिद्ध करना है √3 अपरिमेय। अपरिमेय को सिद्ध करना वाला सवाल को क्या करते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। तो लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मानते हैं तब परिमेय के बराबर करेंगे। परिमेय का मतलब होता है कि √3 को हम p/q के बराबर करेंगे। p के बराबर कर दिए। अब क्या करते हैं, pq को बराबर किए तो pq क्या होगा, तो पूर्णांक होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर कोष्ठ में कि जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि p/q जो करते हैं ना तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब √3 बराबर p/q कर चुके हैं तो √3 को निकालना है, बाहर निकालना, रूट में नहीं रहने देना। रूट में नहीं रहने देने का मतलब हुआ कि √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर है √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, उधर p है बटा q है तो p/q के स्क्वायर करते हैं। √3 का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 अंदर के, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। इधर है p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर हुआ 3, अब p का p स्क्वायर, q का हो गया q स्क्वायर। 3 बराबर p स्क्वायर रहने देंगे, q को 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, q गुने q हो जाएगा। q इंटू q कर दिए। अब क्या करते हैं, एक q इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 3q बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा q। 3q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या। कैसे, मान लिया कि pq का कोई भी मान रखेंगे ना तो हमेशा मान रखने पर ही बिना बट्टा वाला पूर्णांक संख्या आता है, जबकि pq मान रखते तो हमेशा मतलब भिन्न संख्या के रूप में आता रहता है, यानी बट्टा में आता रहता है। ये बिना बट्टा वाला, ये बट्टा वाला आता है। ये बिना बट्टा वाला आता है मतलब पूर्णांक संख्या, ये भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये भिन्न है। कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर ना होता है और न भिन्न पूर्णांक के बराबर होता है। तो इसमें भाषा लिखते हैं कि चूंकि 3q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न नहीं, यानी कोई भिन्न संख्या नहीं है, तो कोई भिन्न नहीं, जबकि p स्क्वायर बटा q एक भिन्न संख्या, कौन संख्या है, एक भिन्न संख्या है, कोई पूर्णांक नहीं। मतलब कि 3q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, भिन्न नहीं है। 3q एक पूर्णांक संख्या है, कोई भिन्न नहीं, यानी पूर्णांक होगा भिन्न नहीं होगा, जबकि ई पूर्णांक भिन्न होगा पूर्णांक नहीं होगा। मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ। मतलब ये क्या है कि ये सही नहीं हुआ। सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको हम परिमेय माने हैं। अब परिमेय माने जो सही नहीं हुआ तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पर कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारी मान्यता गलत हो गया। क्या गलत हो गया, कि √3 हम परिमेय संख्या माने तो क्या हुआ, गलत हो गया था। अतः √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन का सलूशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो था वो क्या था, लिखा हुआ है कि cos a बराबर 3 वर्ग। दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसमें सिंपल सवाल था, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ था, cos a बराबर 3/4 हो, यानी कि cos a बराबर 3/4 हो तो
साइन ए तथा टेन ए का मान क्या होगा या मान निकाले। ये क्वेश्चन था। इस सवाल को कैसे बनाएंगे? इस सवाल को बनाने के लिए क्या करें? पहले हल लिखेंगे, जो दिया हुआ लिखेंगे। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति में सवाल में हमें दिया हुआ है cos a बराबर 3/4 पहले से दिया हुआ, तो इसको यहाँ लिख देंगे कि cos a बराबर 3/4 है। जब cos a का मान 3/4 दिया हुआ है, इसको लाएंगे फॉर्मूला पर भुजा के रेशियो। भुजा के रेशियो क्या होता है? लंब आधार कर्ण का रिलेशन में क्यों होता है? cos का। तो cos का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे आधार बट्टा हो जाएगा कर्ण, यानी कि आधार का मान हो गया 3, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि आधार का मान कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया, तो जब भी भुजा के रेशियो का मान निकालते हैं या त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो तीनों मालूम होना चाहिए। आधार कर्ण मालूम हो गया तो लंब निकाल लेंगे। लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पर कितना है? 4 है, लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है? 3 है, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 को वर्गमूल के लिए कितना हो जाएगा? 7। यानी कि आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, लंब निकाले तो कितना आ गया? √7 आ गया। जब हमें लंब निकल गया, इसका मतलब तीनों भुजा मालूम हो गया। जब तीनों भुजा मालूम हो जाता है तो त्रिकोणमितीय कोई भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। इसमें जो हमें निकालना था साइन ए निकालना था, यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब का मान कितना आया है? हम निकाले हैं तो √7 आया है, तो यहाँ रखेंगे √7, और कर्ण का मान पहले से मालूम है 4, यहाँ रख देंगे √7/4। पहला आंसर बन गया। दूसरा निकालना है टेन ए का मान। टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा होता है आधार, तो लंब बट्टा आधार कर दिए। लंब का मान कितना है? लंब का मान अभी निकाले √7 है, तो हो जाएगा √7 और बट्टा हो जाएगा 3 है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी कि इसमें सिंपली हमें cos a का मान हमें दिया था 3/4, तो क्या किए? cos a बराबर 3/4 किए, आधार बटा कर्ण कर दिए। आधार का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया, वही यहाँ लिख दिए कि आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है। आधार कर्ण मालूम है, लंब नहीं मालूम है, लंब भी निकाल देंगे। लंब का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। √अंडर कर्ण के मान 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस के माइनस आधार का मान 3 है, 3 के स्क्वायर किए। 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 3 के स्क्वायर कर दिए 9, 16 में से 9 गया तो हो गया √7। वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसको वहीं पर रहने देंगे, यानी लंब का मान हो गया √7। हमें जो निकालना था साइन ए टेन ए निकालना था, लिख देंगे साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण बराबर देंगे लंब का मान निकाले, अभी √7 आया तो रख देंगे √7 बट्टा कर्ण का मान 4 पहले से पता है, रख देंगे यहाँ पर 4, तो हो गया √7/4 हो गया, जो आंसर हो गया। दूसरा मान को निकालना, टेन ए निकालना था। टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का मान है √7, आधार का मान पहले से मालूम है 3, तो हो जाएगा कितना? √7/3 हो जाएगा, जो फाइनल आंसर हो जाएगा। ये दूसरा सवाल का फाइनल आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल जो था वो था यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालना। कौन क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन, क्वेश्चन लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करे। ये क्वेश्चन हमें निकालना था, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF निकालना है दो संख्या का। दो संख्या कौन कौन है? 135 है और 225 है। जब निकालने जाते तो क्या करें? सबसे पहले हल लिखते हैं, जो दो संख्या उसको यहाँ लिख दें। कौन कौन संख्या है? पहला है 135 है, दूसरा है 225 है। इसमें दो संख्या में एक संख्या बड़ा एक संख्या छोटा होता है। बड़े वाला संख्या को A मानते हैं। A बराबर हो जाएगा 225, B बराबर हो जाएगा 135। फॉर्मूला लगाना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। चूँकि 0 से बड़ा या बड़ा R से बड़ा B, ये थोड़ा भाषा यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया। हमें यहाँ से चरण बाय चरण बनाना है। कैसे बनाना था? चरण 1 लिखेंगे, चरण पहला हो जाएगा
फार्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर तोड़ेंगे, रफ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे a मेरा भाज्य है, b भाजक है, तो a में क्या करेंगे, b से भाग देंगे। मतलब कि 225 में 135 से भाग देते हैं। जैसे हम लोग औसत निकालना जानते हैं पहले से, वैसे निकालेंगे। 225 है, यहाँ देंगे 135 है, 135 से कटेगा एक मरतबा, क्योंकि 135 दूना होता 270, यहाँ 225 ही है, एक मरतबा लगेगा 135 ही होगा। अब घटाएंगे, यहाँ पे 5 में से 5 गया था 0 हो गया, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 3 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12 में से 3 गया तो हो गया 9, 1 में से 1 खत्म है, 90 बच गया। इसका मतलब 225 में हम 135 से भाग दिए हैं तो भागफल आया मेरा 1 और शेषफल आया 90, यानी कि a का मान 225, b का मान 135 और यहाँ q का मान जो आया है 1, क्योंकि भागफल होता है, r का मान हो गया 90। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 225 बराबर 135 गुने a का प्लस 90 करेंगे। वही चीज़ यहाँ लिख देंगे कि चूँकि 225 बराबर जो हो जाएगा ना 135 गुने a का प्लस 90 हो जाएगा। r का मान कितना हो गया, 90। इस विधि से मौसा निकालने का तरीका होता है कि r का मान 0 आता है तभी हम आगे करते काम। r का मान 90 आ गया है, r का मान जब 90 आया है तो लिख देंगे चूँकि r का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं है। r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है तो अब आएंगे चरण दूसरा में। चरण कौन में आएंगे, चरण दूसरा में। अब 135 को भी यहाँ उतार देंगे, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, उतारते हैं मान, यहाँ पर लिख देंगे 135, हम 90 से भाग देंगे। 90 से क्या मरतबा कटेगा, 90 दूना होता 180, लेकिन यहाँ तो 135 ही है, तो 90 से एक मरतबा ही देंगे जो कि 90 हो जाएगा। घटाएंगे, 5 में से 0 गया तो हो गया 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, यानी बच गया मेरा 45। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, फार्मूला हमेशा लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना हो जाएगा 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर b का मान कितना है 90, तो 90 गुने q का मान 1 है तो 90 गुने a का प्लस हो जाएगा 45। यहाँ r का मान कितना हो गया 45 हो गया। r का मान 45 हुआ, r का मान 0 आया नहीं तो लिख देंगे चूँकि r का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। r का मान 0 के बराबर नहीं आया तो अब आएंगे चरण तीसरा में, लिखेंगे यहाँ पर चरण तीसरा। ठीक है, चरण तीसरा में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से 90 यहाँ उतार देंगे, 45 से भाग लगाएंगे तो 45 दूनी 90 होता है, क्योंकि 90 तो पूरा आ रहा है, तो 45 दूनी हो जाएगा 90, यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि 90 में अगर 45 से भाग दिए, 2 मरतबा कटा, शेष पर मेरा आ गया 0। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे कौन सी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान हो जाएगा 90, क्योंकि 90 में भाग दिए है तो 90 बराबर किससे भाग दिया 45 से, तो 45 गुने 2 और प्लस हो जाएगा शेष पर 0, चूँकि r का मान कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। जब r का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होता है कि जिस चरण में r का मान 0 होता है ना, उस चरण के b का मान जो होता है मौसा होता है। b का मान कितना है 45, यानी कि यहाँ q का मान 2 है, r का मान 0 है, तो इस चरण में r का मान 0 आ गया। जब r का मान 0 हुआ है तो b का मान 45 हुआ है, तो अतः लिखेंगे यहाँ पर, अतः HCF बराबर HCF कितना हो जाएगा 45, तो इसलिए HCF हो गया 45, जो क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो गया। यानी तीसरा का फाइनल आंसर कितना हो गया 45 हो गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जो था वो लिखा हुआ था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद का सवाल है, थोड़ा देखते हैं। चलिए मिटाते इसको। चौथा क्वेश्चन क्या था वो लिख देते यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें, मतलब कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। जो द्विघात बहुपद है उसको नीचे लिख देंगे। द्विघात बहुपद क्या था पहले, 2x स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 5 है, यहाँ पर हो गया। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। आप पढ़े होइएगा, शायद ध्यान होगा फॉर्मूला में कि दो शून्यक जब अल्फा बीटा होता है तो शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ही निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ABC चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है A का मान होता है जो 2 हो जाएगा। x का गुणांक जो -7 है वो B का मान होता है, B का मान हो जाएगा -7। सिर्फ संख्या जो है वो C का मान होता है, C का मान हो जाएगा 5, यानी A का मान 2, B का मान -7, C का मान हो गया 5। पहले निकालना है शून्यकों का योगफल, लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है -7 है तो रख देंगे कोष्ठ में -7, और a का मान कितना है 2 है तो 2 रख दिए। माइनस माइनस हो जाएगा +7 और बट्टा 2 हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। देखिए ABC निकाल दिए। शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस यहाँ लगा हुआ है, अब b का मान माइनस में है तो एक माइनस फार्मूला वाला, अब b का मान भी माइनस उसको कोष्ठ में कर दिए, तो माइनस को माइनस b का मान माइनस कोष्ठ में लिख दिया 7, अब बट्टा में a का मान है 2 रख दिए। माइनस माइनस +7 हो गया, बट्टा में 2 हो गया, तो इसका मान हो गया 7/2, जिससे शून्यकों का योगफल हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान यहाँ 5 है तो रख देंगे 5, या a का मान है 2 तो हो जाएगा 5/2, जो क्या हो फाइनल आंसर हो गया। यानी शून्यकों का योगफल हो गया 7/2 और शून्य का गुणनफल हो गया 5/2, जो क्या है फाइनल आंसर है। ये चौथा का सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5वां सवाल में। पांचवा क्वेश्चन था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n, एक संख्या है जिस संख्या कैसा है 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इस सवाल को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो संख्या हमें सिद्ध करना है उसको हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं। पहले हल लिखते हैं, 6n को सिद्ध करना है तो संख्या के रूप में 6n भी रख सकते हैं और कोई पूर्णांक के रूप में हम मान लेंगे। ए मानते हैं, लिखते हैं कि माना कि कोई पूर्णांक संख्या बराबर a है, यानी कोई पूर्णांक रूप में हम a मान लिए हैं। संख्या को 6n है तो इसीलिए a का मान हो जाएगा 6n। सवाल में n के बारे में कह दिया है कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n एक प्राकृत संख्या है तो n बराबर हो जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो गया, इसका मतलब n प्राकृत संख्या हो गया तो n का मान प्राकृत संख्या होगा। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जो क्या होता है 1 2 3 4 5 होता है प्राकृत संख्या होते हैं। इसका मतलब n का मान 1 2 3 4 5 बहुत सारा हो जाएगा। हम कुछ प्राकृत संख्या का उपयोग करके मान निकालेंगे। प्राकृत संख्या का मान यहाँ रखेंगे, n बराबर 1 2 3 4 है तो शुरू से रखते हैं, पहले 1 फिर 2 3 रखेंगे। लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर या 1 हो तो रखने पर यहाँ ले लेंगे। a बराबर हो जाएगा 6n है, क्योंकि 1 का मान 6n है। 6n है, 6n का मान हम 1 लिए, 6 लिख देंगे। 6 का मतलब हुआ कि 1 6 होगा, जिसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। इसके गुणनखंड में 2 और 3 आया है, लेकिन 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो ये वाला 0 पर समाप्त नहीं होगा। n बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6n, यानी 6 हो जाएगा। पावर 2 का मतलब 6 2 है तो 6 × 6 करेंगे। पहला 6 का गुणनखंड हो जाएगा ना 2 × 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। इसके भी गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो आया नहीं है। फिर लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, बारी बारी से 3 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6n, यानी 6 हो जाएगा 3। 6 मतलब 6 का होगा 3 गो, तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। तो 3 को 6 हो गया ना, तो क्या करेंगे पहला 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3, दूसरा का हो जाएगा 2 × 3 और तीसरा का हो जाएगा 2 × 3। क्या देखिए कि हमेशा गुणनखंड में 2 3 ही मौजूद रहता है, जबकि हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए अंक कितना पर समाप्त उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन हम जब 3 को रखे हैं तो सिर्फ 2 और 3 गुणनखंड में आ रहा है, 5 मौजूद नहीं है, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसी को थोड़ा भाषा में लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
होने के लिए उसके गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य खंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है या जरूरी लिख सकते हैं, आवश्यक है। यानी कि कोई संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 5 तो है नहीं, यहाँ 2 मौजूद है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसी को लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ 2 है, 5 मौजूद नहीं है, 5 मौजूद नहीं है। और जब 5 मौजूद नहीं है तो क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी को भाषा में क्या लिख देंगे यहाँ पर कि अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हो गया फाइनल आंसर। यानी कि जगह पर n 0 पर समाप्त होना था, लेकिन उसका कंडीशन था कि इसमें 2 गुने 5 होना चाहिए, लेकिन 2 गुने 3 आया है, 2 गुने 3 आया है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। ये हुआ सॉल्यूशन आपका 5 मार्क का। छठा का सॉल्यूशन और चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 92 का लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि HCF LCM ज्ञात करने के लिए जो रूल है वो क्या लगाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने गए तो क्या होगा, पहले हल लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या है, 2 संख्या है, पहला 510 है और 92 है। 510 और 92 का HCF निकालना है तो लिखेंगे पहले 2 संख्या, दोनों संख्या लिख देंगे, पहले 510 और 92 लिख दिए। जब 2 संख्या होता है ना तो दोनों संख्या को अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। पहला 510 है, 510 तोड़ने के यहाँ बगल में रफ कर लेंगे, या बगल में दूसरी जगह रफ भी कर सकते हैं। 510 का रफ करेंगे तो 2 से कटेगा, ये लगभग 2 दूना 4 होता है, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, फिर जगह 5 में 255 कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 8 हो जाएगा आपको 24, बचेगा 1 पर 5 15, 3 5 हो जाएगा 15, 85 हो गया। 5 से कटेगा ये 17 मरतबा, यानी कि गुणनखंड में कौन हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने हो जाएगा 17। अब बच गया 92 का। 92 का गुणनखंड तोड़ने गए तो बगल में रफ करेंगे, 92 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से कटेगा ये 46 मरतबा, ठीक है, और 2 से कटेगा ये 23 मरतबा। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 गुने 23। 510 के गुणनखंड में क्या देखे कि हमको आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आया है, जबकि 92 गुणनखंड में आया है 2 गुने 23 आया है। अब हमें जो निकालना है वो HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF के लिए क्या रूल होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, ये 2 देख के क्या है, दोनों में है, यानी कि HCF जो हो जाएगा, दोनों में कॉमन संख्या 2 है तो HCF मेरा हो जाएगा 2। LCM निकालने जाएंगे तो LCM का मान हो जाएगा ना, जो कहते हैं कॉमन होता है उसमें से एक होता है, कॉमन दोनों में 2 है तो 2 गुने, अब बच गया जो एक्स्ट्रा सब गुना कर दे, एक्स्ट्रा सब बचा हुआ है सब गुना कर देंगे, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23 हो जाएगा, हो गया इतना गुना करेंगे। सबको गुना करने गया है तो लगभग मान आता है 23 से 17 में गुना करेंगे, 2 पंचे 10, 3 दूना हो जाएगा 6, 17 6 हो जाएगा 102, लगभग हो जाएगा 102 गुने 23 करते हैं या 46 करेंगे, 46 दूना हो जाएगा आपको 92 का 2 बचेगा 9, 46 0 के 0, 9 के लिए 9 हो जाएगा, और 46 का 46 और 46 रह जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 गुने 17 करेंगे तो हो जाएगा 510, और 510 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा आपको 220 हो जाएगा। 23 से गुना कर, 23 0 के 0, 23 दूना 46 के 6 बचेगा आपको कितना, 46 के 6 बचा, 4 बचा, 23 0 के 0, 4 के 4 हो गया, 23 का 23 हो जाएगा, यानी 23 46 0 हो गया। ये मेरा LCM हो गया, कितना हो गया, 23 46 0 हो गया, जो क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये गुना कर लेंगे।
तो मेरा HCF का मान हो गया 2, LCM का मान हो गया 23,460, जो इसका फाइनल आंसर है। ये छठा नंबर क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर में लिखा हुआ है किसी समकोण त्रिभुज ABC में, एक लिखा हुआ है क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसमें दिया हुआ है, सवाल में लिखा हुआ था हो तथा 90 डिग्री हो तथा इसमें दो मान दिया हुआ है। AB का मान 3 सेमी, BC का मान 4 सेमी, यानी AB बराबर है 3 सेमी और कॉमा BC बराबर है आपको 4 सेमी दिया हुआ है। तो कह रहा है हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। हो तो साइन ए कॉमा कॉस ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो सवाल में अगर फिगर दिया रहेगा और कोण के रूप में A दिया रहेगा या B दिया रहेगा, इसमें क्या करेंगे, जो सवाल त्रिभुज दिया त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। पहले हल लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज चित्र बनाएंगे। त्रिभुज जो है कौन है, त्रिभुज ABC है, जिनमें B 90 डिग्री यानी B समकोण होगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए B समकोण होगा मतलब B यहाँ पर होगा, ठीक है। समकोण जब होगा बच गया A और C, AC दोनों को हम कहीं रख सकते हैं अपने हिसाब से। मान लिया A यहाँ रख दिए और C यहाँ रख दिया, अब हो गया ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिनमें B है 90 डिग्री है। AB का मान 3 सेमी है, तो AB मेरा ये है, ये हो जाएगा आपको 3 सेमी। अब BC का मान 4 है, BC का मान कितना हो जाएगा 4 सेमी। तब हमें कह रहा है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। ये साइन ए कॉस ए बाद में ज्ञात करेंगे। पहले यहाँ 3 और 4 दिया है, जो कि यहाँ लंब और आधार है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। यानी त्रिभुज ABC में आवे, ABC में साधारण रूप से देखते हैं तो साधारण रूप से AB जो दिया हुआ है, एक लंब दिया हुआ है, तो लंब बराबर हो जाएगा मेरा AB और AB का मान हो जाएगा मेरा 3 सेमी। नीचे हो जाएगा आधार, तो आधार बराबर हो जाएगा मेरा 4 कौन है BC है, BC जो है वो आएगा 4 सेमी। लंब का मान 3 सेमी और आधार का मान दिया है 4 सेमी। अब हमें कर्ण भी निकाल लेते हैं। कर्ण जो होता है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जब लंब आधार मालूम हो तो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ये इसका फॉर्मूला है। रूट अंडर लंब का मान कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर, आधार का मान 4 है, तो ले देंगे 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 9 को हो जाता है 25। अब 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेमी, यानी कि कर्ण का मान कितना हो गया 5 सेमी। कर्ण का मान अब 5 सेमी हो गया है। तो अब हमें साइन ए कॉस ए निकालना है। तो साइन ए कॉस ए का मतलब होता है कि कोण ए के रूप में निकालना है, C नहीं न B निकालना, सिर्फ A के रूप में। तो कोण ए के लिए लंब आधार है ना, A के हिसाब से होता क्या है कि जो कोण लेना उसके सामने वाला लंब होता है। तो ये जो कर्ण निकला है वो तो इसका मान निकला है जो 5 सेमी हो गया। तब सामने वाला 4 है तो लंब होगा 4 सेमी, यानी कि यहाँ लिख देंगे भाषा में कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। कब लिखते हैं, जब साइन थीटा कॉस ना पूछकर कोई कोण के रूप में पूछे। यहाँ कोण के रूप में ए के रूप में पूछा जाता है, कोण ए के लिए। अब इसका लंब करना, इस लंब देना से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ए के रूप में देखेंगे, ए के सामने वाला BC ना है, तो लिखेंगे कोण ए के लिए जो लंब हो जाएगा ना, ए के सामने मेरा BC है और जो कि है 4 सेमी है, इसका लंब 4 सेमी हो गया। ये लंब से मतलब हमको नहीं है, यहाँ जो कोण ए के सामने लंब है BC है, जो कि हो जाएगा 4 सेमी। लंब ये हो गया तो ऑटोमेटिक आधार ये हो जाएगा, जो कि AB हो जाएगा। तो आधार मेरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आधार बराबर AB हो जाएगा, जो कि क्या है 3 सेमी। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब आधार चेंज होगा, कर्ण में कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कर्ण मेरा रहेगा AC है, जो कितना हो जाएगा 5 सेमी है। लंब कर्ण, लंब आधार कर्ण मालूम हो गया, साइन ए पूछा गया, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 4 सेमी, तो लंब हो जाएगा 4 और कर्ण का मान है 5, तो हो जाएगा 4/5। दूसरा है कॉस ए बराबर, जो कि है आधार बट्टा कर्ण होता है, तो लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान मेरा कितना है 3 सेमी है और कर्ण का मान 5 है, तो हो जाएगा 3/5, यानी एक हो गया 4/5, एक हो गया 3/5, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है बोला। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
8वां नंबर सवाल में है कि बिना विभाजन लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताया कि 8वां क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि 17/8 मान दिया हुआ है 17/8 शांत है या अशांत, शांत या अशांत है। फिर लिखा हुआ है कि यदि शांत हो दशमलव प्रसारण, यदि शांत हो तो, यानी कंडीशन है कि यदि शांत हो तो दशमलव प्रसार में बदले, दशमलव प्रसार में बदले। यानी कि कंडीशन क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया 17/8 शांत है अशांत है, पहले ये बताना है। अगर शांत हो जाएगा दशमलव बदलना है, अगर शांत नहीं हो तो बदलना नहीं है। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, जो संख्या है वो कौन संख्या है, 17/8 है। जब शांत अशांत चुनना होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि P/Q के रूप में रहता है, यानी कि जब बट्टा में रहता है तो बट्टा के नीचे वाला संख्या को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। जो कि ऊपर में 17 है, नीचे हो जाएगा 8 का 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। जब नीचे में संख्या में सिर्फ 2 और 5 रहता है तो शांत होता है, 2 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है तो अशांत हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ 2 मौजूद है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है, लिख देंगे यहाँ पर शांत है। जब शांत हो गया तो कंडीशन तो लगा दिया कि जब शांत या शांत हम चुन लिए। अब कह रहा है यदि शांत हो तो दशमलव प्रसार में बदले, मतलब शांत हो गया दशमलव बदलना है, 17 रहने देंगे, 2 3 गो है तो लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख दिए। दशमलव बदलने के लिए नीचे में 2 की संख्या 5 की संख्या बराबर चाहिए, 2 है 3 को तो 5 भी कितना चाहिए, 3 को चाहिए। जिसको लाना होता है 5 3 को चाहिए, लेकिन अपने में से नहीं लिख सकते हैं, तब 3 को 5 लेने के लिए 3 को 5 से नीचे गुना करना होगा। जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाले संख्या को पूरा गुना फाइनल कर देते हैं। 5 गुने 5 25 गुने 5 करेंगे 125, 125 गुने 17 करेंगे तो 125 में अगर 17 से गुना करें तो 17 × 5 = 85 का 5 बचेगा 8, 17 दूना 34, 34 8 हो जाता लगभग 34 8 हो जाएगा, 42 के 2 4, 17 1 17, 17 4 हो जाएगा 21, यानी कि 2125 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर का गुना कितना हो जाएगा 2125, तो यहाँ लिख देंगे 2125 कर देंगे। ठीक है, नीचे में 2 की पावर 3 पहले से है, 5 का 3 हो गया, इसको भी पावर के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। 2125 रहने देंगे, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, दोनों का पावर 3 हो गया, दोनों का पावर 3 हो गया तब बेस हम गुना करते, 2 5 कितना हो जाएगा 10, पावर हो जाएगा 3, यानी कि 2125 है। 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10 करते तो पूरा 1000 होता है, यानी कि 1000। अब जीरो वाला से भाग देने का नियम क्या होता है कि जितने जीरो हो पॉइंट के बाद उतना ही अंक होना चाहिए, मतलब कि पीछे से हम जोड़ेंगे ना तो अंक उतना ही पुरना चाहिए जितने जीरो हो। 3 को जीरो है, 3 अंक पुराने के लिए लास्ट लेंगे तो पहले 5 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 लिए, 3 अंक पुर गया, पॉइंट दे देंगे। अब चौथा अंक जो 2 बचा हुआ यहाँ लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 2.125, जो क्या होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हुआ 8वां नंबर। 9वां नंबर सवाल बहुत ही आसान है लगभग। नौवां नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, लिखा हुआ है कि HCF 306 657, HCF 306 है 657 बराबर 9 दिया है, दिया हुआ है। LCM 306, यानी कि LCM जो है ना 306, 657 का मान ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया हुआ सवाल में उसको पहले समझते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, HCF 306 657 का मान 9 दिया है, मतलब 2 संख्या है, 306 है 657 है, 2 संख्या दिया हुआ, एक दिया 306 एक दिया 657, दोनों का HCF कितना है 9 दिया है। पहले से कह रहा है कि 306 657 का LCM भी ज्ञात करें। ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले दोनों संख्या जो रहेगा उसको लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ पहली संख्या जो मेरा हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा 306 और दूसरी संख्या जो हो जाएगा 657 हो जाएगा। इसमें मान दिया है HCF दिया है, LCM निकालना है तो यहाँ लिख देंगे कि HCF बराबर हमें दिया है 9,
तो हमें एलसीएम क्या करना, निकालना है। एलसीएम का जब भी ये चारों का रिलेशन होता है तो इसका एक फार्मूला होता है कि जिसको निकालना हो, जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या, बट्टा हो जाएगा मेरा एलसीएम निकालना है तो बट्टा में हो जाएगा एचसीएफ, तो लिख देंगे यहाँ एचसीएफ। पहली संख्या कौन है, 306 है, दूसरी संख्या है 657। एचसीएफ का मान कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। 9 से भाग देंगे, 9 से ये कटेगा, 9 सते 63, बचेगा यहाँ पर 2, 27, 9 3 27, यानी कि मान हो जाएगा 306 गुने 73 हो जाएगा। गुना करेंगे 6 3 18 का 8 बचेगा 1, 6 7 21, 1 22 के 2 बचेगा 2, 3 3 9 2 11 के 1, सॉरी 3 6 18 के हासिल 1, 3 7 21 22 के 2 हासिल 2, और 3 3 9 73 छः इतना हो जाएगा 28, बचेगा आपको कितना बजे, यहाँ गुना कर लेते हैं। 306 है, यहाँ हो जाएगा 73, 73 छः गुना करेंगे तो 73 छः जो हो जाता है 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 7 42, 1 43, सॉरी हम गुना ही गलती कर रहे थे, 43 हो जाएगा, यानी कि लगभग हो जाता है आपको 438 मरतबा। 438 के 8 हो जाएगा, बचेगा 43, 73 0 के 0, 43 के 3 बचेगा 4। अब यहाँ से गुना करेंगे 3 3 9 4 13 के 3 हासिल 1, 3 7 21, 1 हो जाएगा 22, यानी कि 22 338 इसका आता है। गुना कितना आता है, 22 338। इसको अपने हिसाब से गुना कर लीजिएगा जैसे गुना हो। इसका मान हो जाता है 22 338, जो क्या होता है इसका एलसीएम का फाइनल आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 22 338। क्या किए, पहली संख्या यहाँ लिख दिए, दूसरी संख्या लिख दिए, एचसीएफ का मान दिया है 9 दिया है, एलसीएम का मान कितना दिया नहीं पता है। एलसीएम निकालना हो, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ कर दिए। पहली संख्या 306, दूसरी 657, अब बट्टा एचसीएफ का मान हो जाएगा 9। 9 से काटे तो 9 से 63 हो गया, बचा यहाँ 2 पर 7 27, 9 3 27 हो गया। 306 रहने दिए, 73 है, गुना कर देंगे। गुना करने पर मान कितना आ गया, 22,338 आएगा। ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 10वां नंबर में 10वां नंबर सवाल है यहाँ पर द्विघात बहुपद 4x² माइनस 9 है। 4x² माइनस 9 का शून्य ज्ञात करे, का शून्यक ज्ञात करे। शून्य ज्ञात करने गया तो क्या हुआ कि पहले हल लिखेंगे। यहाँ पे जो हमें बहुपद दिया होता है उसको पहले लिख देते हैं। कौन बहुपद है, तो 4x² माइनस 9 है, बहुपद दिया है, बहुपद यहाँ लिख दिए। शून्यक निकालने का मतलब होता है कि x का वह मान ताकि पूरे बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। आज जब शून्यक निकालने के लिए कहता है ना तो पूरे बहुपद को 0 को बराबर करते हैं। तो 4x² माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0। 4x² माइनस बहुपद दिया हुआ तो लिखिए शून्यक से, शून्य का कंडीशन होता है कि पूरा 0 के बराबर, तो लिख दिए 4x² माइनस 9 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 4x² रहेगा, माइनस 9 को ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। 4x² बराबर 9 हो गया तो x² बराबर हो जाएगा 9 और 4 आएगा बट्टा में, तो 9 बट्टा 4 होगा। ए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस हो जाएगा 9 बट्टा 4। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2, यानी x का मान आ गया 1 में प्लस 3 बट्टा 2, 1 हो जाएगा माइनस 3 बट्टा 2, जो क्या हुआ इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये 3 नंबर ही है, यानी 3 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन था पूरा सोल्यूशन कर दिए। अब आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में 4 क्वेश्चन है, जो कि नंबरिंग हम 11 12 13 दिए हुए हैं, 14 तक दिए हुए हैं जो सवाल यहाँ है। पहले आते हैं 11 नंबर सवाल में, जो 5 नंबरी सवाल है। लिखा हुआ 11 नंबर सवाल में क्वेश्चन है 2046 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए, कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 47 तथा शेषफल 25 बचे। शेषफल 25 बचे। ये सवाल है यूक्लिड विभाजन के नियम से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे,
हल लिखेंगे। पहले सवाल क्या कह रहा है कि 2046 में कौन सी संख्या से भाग दिया जाए। हम लोग क्या जानते हैं कि जिस संख्या में भाग दे तो भाज्य होता है, यानी भाज्य जो है वो कितना है 2046 है। अब भाज्य को हम लोग ए बोलते हैं, जिसका मान कितना हो जाएगा 2046 हो जाएगा। कौन सी संख्या से भाग दिया, जिससे भाग देना हमें मालूम नहीं है, जिससे भाग देते हैं ना वो भाजक होता है। जो नहीं मालूम है जिसको हम लोग बी बोलते हैं, ये ज्ञात करना है। भागफल 47 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि भागफल बराबर, यानी कि भागफल को हम लोग क्यू बोलते हैं, जिसका मान हो जाएगा 47 लिख देंगे यहाँ पे। तो शेषफल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर शेषफल बराबर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 25 लिख दिए। इस सवाल बनाने का दो तरीका है, या तो लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, उसके सहायता से भाजक निकाल देंगे, या यूक्लिड का तरीका लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि दोनों एक ही नियम पर चलता है, दोनों से बना सकते हैं। हम लोग यूक्लिड से बना देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो मान है रख देंगे, ए का मान कितना है 2046 है, 2046 बराबर बी का मान नहीं मालूम है तो बी रहने देंगे, गुणने क्यू का मान कितना है 47 है, रख दिए, प्लस हो गया ये 25 हो गया, सॉरी ये गुना में जोड़ वाला पहले आएगा घटेगा, तो हो जाएगा 2046 माइनस हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा 47 बी। घटाएंगे 6 में से 5 गया तो हो जाएगा 1, 4 में से 2 गया तो 2, 0, 2 बराबर हो जाएगा 47 बी। यानी 2021 बराबर 47 बी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 47 बी बराबर 2021। 47 गुना में तो भाग में जाएगा तो 2021 बटा क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 है, 47 से भाग देंगे, यानी कि 2021 में अगर 47 से भाग देने जाए तो 47 से लगभग हो जाएगा 20 है, 202 लेना होगा। 47 4 से 28 के 8 बचता है 2, 4 चौका 16, 2 18, 188 आता है। 2 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, 9 में से 8 का 1, ये कट जाएगा, 1 उतारेंगे। 47 से लगभग 141 बनाने के लिए 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21 के 1 बचेगा 2, 3 चौका 12, 2 14 लगभग कट जाता है, यानी 43 मतलब करता है। यानी भाग देने पर हमें कितना आएगा 43 आएगा, यानी इससे ये कटेगा 43 मरतबा, तब बी का मान कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। यानी अतः जो भाजक हो गया है, भाजक यानी कि बी का मान हुआ कितना हो गया 43, जो क्या है इसका फाइनल आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 43, जो कि फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए ये हुआ 11 नंबर का सॉल्यूशन। 12 नंबर सवाल में आते हैं। अब 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः के प्लस 1 या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 5 के रूप का होता है, रूप का होता है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, के कोई पूर्णांक है। यानी कि क्यू की जगह पर यहाँ के लेना है। सवाल को बनाने क्या जाएंगे, क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। हमें जो प्रूव करना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रूव करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, क्योंकि विषम पूर्णांक में प्रूव करना है, तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या बराबर ए है। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ए मान लिए। अब देखना ये है कि भाग किससे, क्योंकि हमेशा 6 के प्लस 1 है, 6 के प्लस 3 है, 6 के प्लस 5 है, 6 सबके साथ है। इसका मतलब बी का मान हो जाएगा ना, वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 लिख देंगे। सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ
क्यू कोई पूर्णांक होता है, क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू क्या रहेगा, कोई पूर्णांक रहेगा। b का मान 6 हमें पहले से दिया है, तो b बराबर हम लिख देंगे 6, और इसका शर्त होता है कि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। कोष्ठ बंद कर देंगे, यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर a तो एक पूर्णांक हम मान लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, b का मान 6 हो जाएगा, q कोई पूर्णांक रहेगा, r का कंडीशन यहाँ लगा है कि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होगा, यानी कि r का मान 0 के बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। b का मान 6 है, 6 से छोटा संख्या लेना है, लेकिन कौन लेना है, विषम संख्या। 6 छोटा विषम कौन होता है, तो 6 से छोटा विषम जो होता है 1 3 5 होता है, क्योंकि 0 2 4 को सम में रखा गया है, तो 1 3 5 लेना होगा। तो r का संभावित मान जो हो जाएगा, r का संभावित मान बराबर हो जाएगा 1 3 5। इससे आगे नहीं ले सकते क्योंकि 5 व 7 आता है, लेकिन हमें 20 से छोटा नहीं 6 से छोटा रखना है, तो कौन हो जाएगा, 1 3 और 5 हो जाएगा। r का 3 गो मान है, 1 भी है 3 भी है 5 भी है, तो बारी बारी से मान रहेंगे, पहले 1 रहेंगे, लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर फार्मूला हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान कितना है, 6 है, q आ प्लस r की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें जो सिद्ध करना 6k है, यानी कि जो पूर्णांक हम लोग q यहाँ लेकर चले हैं, यूक्लिड विधान के नियम से क्या है कि पूर्णांक के रूप में q लेना है, लेकिन सवाल अप्रूव करना k, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि q बराबर k है, क्योंकि सवाल में कह दिया कि पूर्णांक के रूप में k लेना है, तो a बराबर हो जाएगा 6k प्लस 1 हो जाएगा। फर्क कुछ नहीं हुआ, q की जगह पर k ले लिए। अब r बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 नहीं 3 है, क्योंकि विषम के रूप में क्या है, 1 है 3 है, 3 रखने पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता ही है, तो a बराबर b का मान 6, q r का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6q प्लस 3, चूँकि क्या हो जाएगा, q बराबर हम k लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q आ प्लस हो जाएगा 6k आ प्लस हो जाएगा 3। अब आगे क्या होगा, इसको नीचे बनाइएगा, हम बगल में बनाते हैं। अब r का मान 3 रख लिया, r बराबर 5 रखने पर लिखेंगे r बराबर 5 रखने पर a बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान 6 है, q है, r की जगह 5 रख दिए, चूँकि क्या हुआ, यहाँ भी q की जगह पर क्या रखना है, k रखना है, क्योंकि पूर्णांक रूप में k लेना होता है, तो a बराबर हो जाएगा 6k प्लस हो जाएगा 5, यानी कि हमें a का मान कितना निकला है, a का मान 6k प्लस 1 निकला है, 6k प्लस 3 है, 6k प्लस 5 निकला है। a है क्या, विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब हुआ कि धनात्मक विषम पूर्णांक का ही तो मान है, 6k प्लस 1 है, 6k प्लस 3 है, 6k प्लस 5 है, ये ना है, यही हमें सिद्ध भी करना था, क्योंकि यहाँ वही सिद्ध करना था, ये इस रूप का होता है। लिख देंगे अतः दर्शाइए कि छोड़ कर बाकी सब भाषा ये लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6k प्लस 1 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ k क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक के रूप में क्या किए हम लोग, k रखे हैं, तो यहाँ k कोई पूर्णांक है। ये हो गया प्रूव्ड। क्लियर है, चलिए ये हुआ 12 नंबर का सोल्यूशन। अब हो गया 13 नंबर में, देखते हैं। तेरह नंबर सवाल में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। 13 नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
3m+1 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि कह रहा है कोई पूर्णांक का वर्ग जो लेते हैं ना, वर्ग जो हो जाएगा किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक रूप में अगर m रखते हैं तो उसके लिए दो ही रूप हो सकता है, 3m हो सकता है या 3m+1 हो सकता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। इसको बनाने क्या करेंगे, पहले हल लिख देंगे यहाँ पर। अब जो हमें, क्योंकि यहाँ पर जो लेना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है तो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए ना, तो उसको मान लेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ उससे पहले सवाल जो आया था 12 नंबर क्या देखे थे, k के साथ 6 लगा हुआ था 6 लिए। यहाँ देखिए m है तो m के साथ 3 है, m के साथ 3 है तो b का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। ले लिए यहाँ पे। जो प्रयोग करना हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में लिख दिया यूक्लिड प्रमेयिका, तो प्रमेयिका भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख दिए प्रमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहाँ Q क्या हो जाएगा, कोई पूर्णांक है, तो जहाँ Q कोई पूर्णांक है, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, b का मान 3 वहाँ है, यहाँ भी b बराबर 3 लिख देंगे। b बराबर 3 है, इसका कंडीशन लिख देंगे, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b होता है, यानी b का r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ कोई धनात्मक लेना है, सम विषम नहीं लेना है, यानी कि पूरे संख्या हम ले सकते हैं। 3 से छोटा जितनी भी संख्या हम सबको ले सकते हैं। 3 से छोटा कौन कौन संख्या होता है, तो 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, r का संभावित मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 नहीं ले सकते हैं, 3 क्योंकि 3 से छोटा लेना है, b से छोटा लेना है। 3 से छोटा लेंगे तो 0, 1 और 2 हो जाएगा। बारी बारी से मान रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर या 0 हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a बराबर BQ + R हो जाएगा। तो a बराबर b का मान 3 है, q है, r का मान 0 हो जाएगा, तो a बराबर 3q हो जाएगा। यहाँ लिख दिए a बराबर BQ + R में a बराबर b का मान 3 रखे है, q रह गया है, r के जगह क्या रख दिए, 0 रख दिए, 3q हो गया। a बराबर 3q, a बराबर 3q का मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक 3q के बराबर ना है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है पूर्णांक का वर्ग चाहिए। अब वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो हम दोनों तरफ वर्ग करें, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर भी वर्ग करेंगे, a का स्क्वायर ही हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर रहेगा ही, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। हमें 3m प्रूव करना है। 3m का मतलब हुआ कि भाजक के रूप में हमें 3 लेना है, यानी 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग देने पर कितना, 3q स्क्वायर मतलब कटेगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 3 इंटू q की जगह पर 3q स्क्वायर, 3 से भाग देते ना होगा, तो 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। कहा गया कि जो पूर्णांक होता है ना उस जगह m रखेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, यानी a स्क्वायर का मान कितना हो गया, 3m हो गया। a स्क्वायर का मतलब हुआ पूर्णांक का वर्ग ना है, पूर्णांक का वर्ग किसके बराबर हो गया, 3m के बराबर हो गया। पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा 3m के बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, 0 रखे था, अब 1 रखेंगे, लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, यानी 1 हो तो या 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो फार्मूला क्या है, a बराबर BQ + R है। तो a बराबर, b का मान कितना 3 है, तो हो जाएगा 3q, r का मान हो जाएगा 1, यानी 3q + 1 हो जाएगा। रख दें यहाँ पे, a बराबर 3q + 1 हो गया। हमें तो वर्ग चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a है, a का वर्ग करेंगे, उधर 3q + 1 का वर्ग कर दिए, a का वर्ग a स्क्वायर, 3q + 1 का स्क्वायर करने गए। लेकिन ये तो फार्मूला लग रहा है, कौन फार्मूला, a + b स्क्वायर का फार्मूला। a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a की जगह 3q है तो a स्क्वायर + 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 3q, b की जगह 1 + b स्क्वायर, 1 के स्क्वायर कर दिए, हो गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर रहेगा ही, 3q का स्क्वायर हो जाएगा ना, 9q स्क्वायर हो जाता है, 2 3 हो जाएगा 6q, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर यहाँ भी 3 कॉमन लेना, लेकिन 3 दुइयों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन हो रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे ना,
3 क्यू ए स्क्वायर है, कटेगा 2 क्यू मरतबा 3 क्यू ए स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 3 है। कहते हैं कि जो पूर्णांक आया है ना, जितना भागफल आया उसके बदला m मानने के लिए इसके बदला है m और प्लस 1 रह जाएगा। 3m प्लस 1 हो गया, यानी ए स्क्वायर का मान 3m आया है ना, तो 3m प्लस 1 आया है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 2 गो आया है, एक आया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया 3m के रूप में, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया है 3m प्लस 1 के रूप में। यहाँ लिख देंगे वही भाषा, यहाँ जो है दर्शाइए कि छोड़ के बाकी पूरा भाषा लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, वही यहाँ लिख देंगे भाषा में कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, भाषा में ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन उतना हार्ड नहीं था, समझे हुए क्लास में तो पूरा बन गया होगा आराम से, दिक्कत नहीं होता। मिटा दे। अगले सवाल की ओर आते हैं, जो लास्ट सवाल है 14वां सवाल। लिखा हुआ है कि यदि सेक ए बराबर 12/13 लिखा गया था, लेकिन यहाँ 13/12 है। 14 नंबर सवाल है जो लिखा हुआ है कि यदि सेक ए बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, यानी कि कंडीशन दिया हुआ है कि सेक का मान 13/12 हो तो अन्य सभी, यानी जो बच गया 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और टेन होता है। तो सेक तो दिया हुआ है, तो बच गया 5 गो, जो बचा हुआ है साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, ये सबको निकालना है। बनाने के लिए क्या करें? तो पहले हल लिखेंगे, जो दिया है पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है? सेक ए बराबर हमें दिया है 13/12, सेक ए का मान 13/12 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 13, आधार का मान हो जाएगा 12। यहाँ लिख देंगे कि कर्ण का मान मेरा 13 दे दिया है, आधार का मान जो हमें है वो कितना दे दिया है? 12 दिया है। कर्ण आधार दे दिया है तो हमें जब निकालना होता है सारे फलन ना, तो हमें सभी भुजा चाहिए था। कर्ण आधार दिया है तो लंब निकाल लेंगे, और लंब का फॉर्मूला जानते होइएगा क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस होता है आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ पर दिया है 13, तो 13 के स्क्वायर, आधार का मान 12 है तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर करेंगे ना तो हो जाता है 169 हो जाता है, 12 के स्क्वायर होता है 144। वर्गमूल जो होता है 25 घटाने पर 25 होता है, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। लंब का मान कितना हो गया? 5। जो बचा हुआ सभी का मान निकालेंगे, नीचे बनाइएगा, यहाँ बगल में बना सकते चाहे था। से के छोड़कर बाकी सब बचा हुआ है, तो साइन ए बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लंब का मान, कर्ण का मान, आधार का मान सब मालूम हो गया। लंब का मान कितना हो गया है? 5 निकला है। कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 है। जो मान जैसा मान रखते जाइए। लंब बटा कर्ण है, लंब का मान 5, कर्ण का मान 13, तो यहाँ हो जाएगा 5 और बट्टा हो जाएगा 13। पहला आंसर हो गया। साइन निकल गया, देखिए कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार और बट्टा हो जाएगा कर्ण। यहाँ देखिए आधार का मान कितना है? 12, कर्ण का मान 13, तो ये हो जाएगा 12 और बट्टा हो जाएगा 13। tan ए बराबर लिखेंगे, tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब और बट्टा हो जाएगा आधार। लंब का मान कितना है? 5 निकाले है तो लंब का मान 5 है। आधार का मान कितना है? 12 है, तो आधार बराबर हो जाएगा 12, तो 5/12 हो गया। tan ए का मान 5/12 हो गया। कॉसेक ए चाहिए तो हो जाएगा कॉसेक ए बराबर, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण और बट्टा हो जाता है लंब। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 13 है, तो यहाँ रख देंगे 13। लंब का मान निकाले 5 है, तो कर्ण बटा लंब यानी 13/5। सेक निकालना नहीं, क्योंकि सेक दिया हुआ, अगर निकाल भी देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक को काहे निकालेंगे? क्योंकि हमको अन्य पूछा गया है, तो डायरेक्ट कॉट निकालेंगे। सेक यदि निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कॉट ए निकालेंगे, कॉट ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा लंब।
आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है 12 और लंब निकाले 5 निकला है, तो आधार बराबर 12 बटा हो जाएगा 5, ये क्या हुआ, सभी फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हुआ आपको सब्जेक्टिव का पूरा सोल्यूशन हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसे पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं। पूरे यदि आपसे बन जाता है तो समझिए कि बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने का चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरे सोल्यूशन कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि जिसमें दिक्कत हो रहा है तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए।